हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीवर मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने सीवर के बारे में पढ़ा था, है ना। सीवर के शेप के बारे में पढ़ा था, ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है, वेट वेदर फ्लो क्या है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सीवर मटेरियल के बारे में, ठीक है। तो सीवर मटेरियल में जैसे कि हमने पाइप मटेरियल पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पाइप पढ़ा था, उसी टाइप से सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही है। क्योंकि सीवर मटेरियल क्या है एक्चुअल में, हम लोग पाइप लाइन ही बिछाते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, रोड के नीचे गड्ढा होते हैं, एक पाइप लाइन बिछाते हैं गटर के लिए। तो वही एक पाइप टाइप्स ऑफ पाइप ही पढ़ेंगे फिर से, और जो कि हमने पहले कर चुका है। तो जितना कर चुका है उसको तो अपन उस वीडियो से देख लेंगे। कुछ कुछ नया नया चीज़ था उसको अपन यहाँ पे अभी कवर कर लेंगे। तो जैसे कि पहले जो यहाँ पे दिख रहा है आपको मटेरियल के बारे में, तो पहला मटेरियल यहाँ पे आपको दिखेगा एस्बेस्टस सीमेंट। तो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप हम लोग कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हमने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। एक वीडियो है पाइप टाइप्स ऑफ पाइप के बारे में, उसमें एस्बेस्टस सीमेंट का पूरा डाटा वहाँ पे है। यहाँ पे भी मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। इसके बाद प्लास्टिक पाइप है, वेट्रीफाइड क्ले, स्टोनवेयर, ब्रिक। यहाँ पे एक नया चीज़ आएगा आपका ब्रिक, ठीक है। ये चीज़ नया चीज़ है ब्रिक। ब्रिक से अपन सीवर मटेरियल का यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। स्टील और प्लेन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और लास्ट आपका कास्ट आयरन। तो यहाँ पे एक बस नया चीज़ है, वो है आपका ब्रिक से हम लोग गटर कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे अपन देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सीवर मटेरियल चूज़ करना है कहीं कहीं पे भी, आपको अगर आपको बिछाना है, पाइप लाइन बिछाना ही है, आपको सीवर लाइन बिछानी है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान देने वाली बात ये है, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। पहला, जो पाइप है वो रेजिस्टेंस टू कोरोजन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका एक केमिकली वाटर बहने वाला है, क्योंकि जितने भी आपका डिफरेंट टाइप के घरों से जो गंदा पानी निकलने वाला है उसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग गंदगी हो सकती है, मतलब कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पहली बात तो पानी ही है ना, आपका कचरे के साथ पानी भी रहेगा और वो पाइप को कोरोड कर सकता है ना, उसमें जंग लग सकता है। तो ऐसा पाइप हमको चूज करना है जहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन कम से कम हो। उसके बाद रेजिस्टेंस टू एब्राशन, ठीक है। एब्राशन मतलब घसना, ठीक है। एक प्रकार से यहाँ पे घर्षण क्यों, घर्षण की बात क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी के साथ साथ कचड़ा ही बह रहा है। तो वो जब वो कचड़ा पाइप से घिसाएगा तो पाइप को कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे यही चीज़ बात की जा रही है, रेजिस्टेंस ऑफ एब्राशन, अच्छा एब्राशन उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद पाइप का स्ट्रेंथ, हम उसे उसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, किसी भी टाइप उसमें कुछ भी वहाँ पे दिक्कतें ना आए जब इसको अपन ट्रांसपोर्ट करें, वहाँ पे फिट करें, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी, एक बार पाइप लगा दी तो 10 साल 20 साल 30 साल चलना चाहिए। कॉस्ट आपका पाइप का अच्छा, मतलब सही कॉस्ट होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, एकदम एक्सेसिव कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मतलब पानी, क्योंकि इस पाइप आपके गटर में, सीवर में पानी ही बहेगा एक प्रकार से, है ना। जो भी नाली का पानी है, गंदा पानी है, वही बहेगा। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब पानी अगर इसमें पड़ रहा है तो पानी से इससे हमारे पाइपलाइन को, हमारे सीवर लाइन को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका इम्परवियस मतलब यहाँ पे पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इतना सारा गंदा पानी बहने वाला है तो पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का रिसाव होगा तो क्या होगा, आपका जो ग्राउंड वाटर को इफेक्ट पड़ेगा, है ना। ग्राउंड वाटर में गंदगी आ सकती है, इसलिए आपका जो पाइपलाइन है वो इम्परवियस होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, हमको ये इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको पाइपलाइन मतलब सीवर लाइन सेलेक्ट करने से पहले आप कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हो, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट अपन आते हैं पहला पाइप में एस्बेस्टस सीमेंट के बारे में, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप के बारे में हमने पहले जब अपन टाइप्स ऑफ पाइप पढ़ा था, जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जब अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ पाइप, कितने प्रकार के पाइप से अपन वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें भी एक एस्बेस्टस सीमेंट पाइप था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सीवर लाइन में भी एस्बेस्टस सीमेंट पाइप का यूज करेंगे, ठीक है, एज अ सीवर मटेरियल। तो इसको अपन कैसे बनाते हैं आपको पता होगा, एकदम स्मॉल फाइबर, बहुत ही एकदम स्मॉल फाइबर को हम लोग क्या करते हैं, जो फाइबर मिलता है हम लोग किसी भी प्लास्टिक को, अगर कोई आपको कोई प्लास्टिक को, कहीं प्लास्टिक की फैक्ट्री है तो वहाँ पे जब प्लास्टिक का मटेरियल बनता है तो वहाँ पे बहुत सारा फाइबर बच जाता है। फाइबर मतलब एक प्रकार से प्लास्टिक का चूरा या किसी भी मटेरियल का चूरा बोल सकते हो उसको, चाहे वो स्टील का चूरा हो सकता है, चाहे वो प्लास्टिक का या किसी भी मटेरियल का वो चूरा बचेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइबर बोलेंगे, है ना। तो उसी फाइबर को अगर अपन सीमेंट में मिलाएंगे तो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप बन जाता है हमारा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको अपन कैसे बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ एस्बेस्टस, फाइबर, सिलिका एंड सीमेंट, ठीक है। इस पाइप का साइज होगा 75 to 500 mm डायमीटर एंड लेंथ अप टू 4 मीटर, ठीक है। ज़्यादा लेंथ नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथ रखने से आपका ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगा, है ना। इसके बाद इसका जो वेट होता है, क्योंकि इसमें सीमेंट है और एस्बेस्टस
फाइबर्स हैं तो इसका जो वेट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से हम लोग एग्रीगेट नहीं डाले हैं, है ना, तो एग्रीगेट नहीं डाले हैं तो इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या लग रहा है, लाइट इन वेट, इजी टू कट, असेंबल विदाउट स्किल्ड मैन पावर, क्विक लेइंग एंड बैक फिलिंग, ठीक है, क्विक लेइंग एंड बैक फिलिंग मतलब इसको अपन सही तरीके से जल्दी से इसको अपन बिछा सकते हैं, प्लस बैक फिलिंग मतलब इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी फिल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अपन जब पाइपलाइन बिछाएंगे तो पहले अपन गड्ढा खोदेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे, एक्सकेवेशन के बाद वापस वहाँ पे मिट्टी को फिल करेंगे, ठीक है। इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे कुछ देर बाद। लेइंग ऑफ सीवर एक टॉपिक है, कैसे हम सीवर लाइन को बिछाएंगे उसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका एक डिसएडवांटेज है क्या, स्ट्रक्चरली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें क्योंकि ये एस्बेस्टस सीमेंट है, एस्बेस्टस सीमेंट है तो फाइबर है तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता बाकी पाइप की तुलना में, है ना, स्ट्रॉन्ग है। बस दिक्कतें ये होती है कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम में अगर कहीं पे गड्ढा वड्ढा आ जाता है, कहीं पे ब्रेकर आ गया, बड़ा ब्रेकर आ गया, तो वहाँ पे ये जो पाइप है वो डैमेज हो सकता है एट द टाइम ऑफ आपका प्लेसमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम में ये दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पाइप वगैरह देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का नाम है बैटरीफाइड क्ले और स्टोन वेयर टाइप ऑफ सीवर पाइप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पहले भी आपका पाइपलाइन में पढ़ा था कि ये एक मिट्टी के पाइप मतलब इसको जो किससे बनाते हैं अपन, मिट्टी से बनाते हैं, क्ले से बनाते हैं, ठीक है। तो और इस पाइप का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेप्टिक टैंक में यूज करते हैं, ठीक है। सेप्टिक टैंक में इस पाइपलाइन का आप यूज या तो एग्जॉस्ट के लिए कर सकते हो, ठीक है, पाइपलाइन अपन क्या करेंगे एग्जॉस्ट के लिए, या सेप्टिक टैंक से नाली तक पाइप अटैच करने के लिए हम लोग बैटरीफाइड क्ले या स्टोन वेयर सीवर पाइप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको अपन कैसे बनाते हैं, मैन्युफैक्चर फ्रॉम क्ले एंड शेल्स ऑफ स्पेशल qualities and grades, ठीक है, used mainly in house drainage and lateral sewer, and the size of the pipe is available 5 to 30 centimeter interval diameter with 0.9 to 1.2 मीटर इन लेंथ। मतलब ये जो पाइप है जैसे कि अभी आपको देखो डायग्राम में, ये बहुत मतलब उतने लंबे लंबे पाइप नहीं होते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा था इसका जो इस्तेमाल करते हैं अपन सेप्टिक टैंक में, सेप्टिक टैंक से नाली तक जो आपका आउटलेट होता है, ठीक है, तो आउटलेट में ये इस पाइप का अपन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पाइप है सीवर पाइप में ब्रिक, ठीक है, यहाँ पे जो अपन ब्रिक का यहाँ पे अलग से पाइप नहीं बनता है, हम लोग यहाँ पे ब्रिक का एक चैम्बर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले जमाने में जब पाइप होता नहीं था तो अपन कैसे बनाते थे, जितने भी सीवर लाइन है जो गड्ढर है वो ब्रिक का ही बनता था, ब्रिक या स्टोन का, ठीक है। तो इसको अपन किसी भी शेप में बना सकते हैं, कैसे भी, आप सर्कुलर बनाओ, रेक्टेंगुलर बनाओ या ट्रायंगल बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है, कैसे भी अपन इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिक। क्योंकि यहाँ पे ब्रिक इस्तेमाल होने वाला है तो यहाँ पे कॉस्ट जनरली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज भी है, कुछ एडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि अपन इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, डिसएडवांटेज ये है बहुत सारा ब्रिक यूज होगा, सीमेंट यूज होगा, है ना, प्लास्टर करना पड़ेगा, प्लस ये आपका रेजिस्टेंस टू एब्राशन नहीं है, जैसे कि डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा कचड़ा घिसा के ब्रिक भी क्या हो जाता है, घस जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस टू एब्राशन नहीं है ये चीज़ बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज में आ सकता है, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे ब्रिक के बारे में। यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज साइज कंबाइंड सीवर, मतलब अगर आपको बड़े बड़े सीवर लाइन बिछाना है जमीन के नीचे, ठीक है, अंडरग्राउंड, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, पहले करते थे, अभी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अभी इतने सारे आपका जो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप है, सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप है, उसका अपन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो लार्ज डायमीटर का भी हमको मिल जाता है, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेज क्या है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू एनी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि ये किसी भी साइज में आप किसी भी शेप एंड साइज में आप इसको बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यही है कि हायर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिक यूज होने वाला है और ब्रिक का आपको कॉस्ट पता ही होगा 3-4 रुपए एक ब्रिक का पड़ता है, तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रिक यूज होने वाला है तो थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद क्योंकि हम लोग इसको बड़े से स्थान पे बनाने वाले हैं, इसका जो साइज एंड शेप है अपन इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा बड़ा स्पेस की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि आप हम लोग एकदम एग्जैक्ट गड्ढा नहीं खोद सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा एक्सकेवेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे शेप को वहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद वापस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी को सॉइल को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लो वर्क प्रोग्रेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रिक को क्या करोगे, आपको एक एक करके बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप इंग्लिश बॉन्ड बना रहे हो या फ्लेमिश बॉन्ड बना रहे हो, आपको जैसा भी बॉन्ड है, वर्कर यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक ईट को जोड़ेंगे, तो इसका जो
टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए अपन इसका इस्तेमाल कम से कम करते हैं। ब्रिक का इस्तेमाल होता ही नहीं है, लेकिन पहले ब्रिक का इस्तेमाल करते थे, इसलिए हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है स्टील। स्टील पाइप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए? सीवर लाइन के लिए, ठीक है। तो स्टील पाइप का अपन सीवर में कब यूज़ करेंगे? जब हमको इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर आपका आएगा, ठीक है। सीवर लाइन में अगर किसी प्रकार का प्रेशर आता है तो आपको स्टील पाइप का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टील पाइप है वो प्रेशर अच्छे से मतलब प्रेशर को अच्छे तरीके से झेल पाता है, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल है, क्योंकि स्टील पाइप है, हम लोग इसको बड़े बड़े जो मेन लाइन था, ट्रंक लाइन था, जैसे कि मैंने को बताया था, ठीक है, पहले वाली क्लास में से जस्ट पहली क्लास में मैंने को बताया था कि जो सीवर लाइन है, ठीक है, जो सीवर लाइन होता है, बिल्डिंग से ब्रांच निकलते हैं, ब्रांच के बाद मेन के बाद ट्रंक, ऐसा करके मैंने आपको इसका एक लाइन बताया था कि कौन कौन सा यहाँ पे हम लोग पार्ट्स में बांटते हैं सीवर लाइन को, ठीक है। तो वही जो है आपका जो ये जो आपका स्टील सीवर है, इसको अपन कहाँ यूज़ करते हैं? मेन लाइन पे यूज़ कर सकते हैं या ट्रंक लाइन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में देखते हैं कि यूज्ड फॉर मेन आउटफॉल एंड ट्रंक सीवर हैविंग लार्ज डायमीटर विथ हाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर आर इनकाउंटेड, ठीक है। जहाँ पे आपका प्रेशर आएगा वहाँ पे अपन स्टील पाइप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका जो पाइप होता है परफेक्टली इम्परवियस, इसमें किसी प्रकार का इम्परवियस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का पानी का रिसाव नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि आपका जो बैटरीफाइड क्ले पाइप है, मिट्टी का पाइप है, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप है, इसमें पानी का रिसाव हो सकता है, लेकिन स्टील पाइप बिल्कुल भी एकदम एकदम करेक्टली इम्परवियस होता है। बिल्कुल भी इसमें पानी का जो रिसाव बिल्कुल भी इसमें नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल भी पानी ये सोखता नहीं है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको? परफेक्टली इम्परवियस प्लस लाइट इन वेट और इजिली वेल्डेड। मतलब इसमें जो जॉइंट देने वाले हैं, जॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से अपन यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। इसके बाद कैन एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड शॉक लोड ड्यू टू द इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये अच्छी चीज़ है इसका। फिर मेड कोरोजन रेजिस्टेंस बाय हैवी गैल्वेनाइजेशन एंड बिटुमिनस कोटिंग। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो स्टील का पाइप है, जो स्टील पाइप अपन यूज़ करेंगे सीवर लाइन के लिए, वो थोड़ा कॉस्टली होता है ना। बाकी पाइप के मतलब बाकी जो अपन सीवर पाइप यूज़ करने वाले हैं उससे ज़्यादा महंगा होता है। सबसे ज़्यादा महंगा होता है क्या? स्टील, ठीक है। ब्रिक से भी ज़्यादा महंगा आएगा आपका स्टील। जितना आपका ब्रिक लाइन में ब्रिक का सीवर बनाओगे उससे ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा स्टील का, ठीक है। लेकिन अपन यूज़ करेंगे क्योंकि इसको यूज़ करना ही पड़ेगा हम लोग। क्यों? क्योंकि इसका ये जो पाइप है वो प्रेशर झेल सकता है। जब आपका हैवी एक्सटर्नल लोड आएगा इसमें, है ना, जब पाइपलाइन एकदम फुल पे चलेगा, बरसात होगी तो पाइप एकदम फुल प्रेशर रहेगा इसमें, तो वो चीज़ कौन झेल पाएगा? सिर्फ स्टील ही झेल पाएगा। इसलिए अपन जिसका जो मेन लाइन है, ट्रंक लाइन है, वहाँ अपन इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पाइप के बारे में, नेक्स्ट सीवर पाइप के बारे में। इसके बाद है कास्ट आयरन, ठीक है। तो कास्ट आयरन पाइप पे अपन सीवर लाइन में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत ही अच्छा पाइप है। जैसे स्टील बहुत ही अच्छा पाइप है सीवर लाइन के लिए, वैसे ही कास्ट आयरन भी बहुत ही बेहतरीन पाइप है, ठीक है। क्यों बेहतरीन पाइप है? क्योंकि इसमें ये भी क्या कर सकता है, आपका हैवी एक्सटर्नल लोड को ये बियर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी प्रेशर झेलने की क्षमता होती है। हाई इंटरनल प्रेशर को ये क्या कर सकता है? झेल सकता है। इसको अपन रोड के नीचे बिछा सकते हैं जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लोड आता है। जैसे कि रोड के नीचे जो पाइप बिछाते हैं वहाँ पे हम लोग कास्ट आयरन का पाइप बिछा सकते हैं सीवर लाइन के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोड आता है। इतने सारे ट्रक चलते हैं, इतने सारी गाड़ियाँ चलती है, तो सॉइल के जरिए आपका जो लोड जाएगा पाइपलाइन पे, तो वो ये आपका कास्ट आयरन पाइप अच्छे तरीके से झेल सकता है, ठीक है। वाइब्रेशन झेल सकता है, ठीक है। प्लस इसमें टेम्परेचर वेरिएशन का एक बहुत ही टेम्परेचर वेरिएशन अच्छे तरीके से होता है। तो ये सब चीज़ है जो कि अपना कास्ट आयरन का एडवांटेजेस है, ठीक है। तो कास्ट आयरन जो पाइप होता है इसका जो डायमीटर होता है 150 से 750 mm तक डायमीटर होता है। प्लस इसकी जो लेंथ होती है 3 से 3.5 मीटर तक आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग टू विथ स्टैंड टेंसाइल कंप्रेसिव एंड बेंडिंग स्ट्रेस। वही जो हाई एक्सटर्नल लोड झेलने की क्षमता इसमें बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा लोड झेल पाएगा? टेंसाइल लोड झेल सकता है, कंप्रेसिव लोड, और किसी प्रकार का बेंडिंग स्ट्रेस इसमें आएगा तो वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से झेल सकता है, ठीक है, जो कि रोड में आता ही है। उसके बाद कैन विथस्टैंड वाइब्रेशन, हाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो वाइब्रेशन झेल सकता है। वाइब्रेशन कैसा आएगा? जब ट्रक व्रक चलता है रोड पे तो लोड के साथ साथ रोड में वाइब्रेशन भी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ ये आपका पाइप झेल लेगा अच्छे तरीके से, कास्ट आयरन पाइप। उसके बाद इजी टू जॉइन एंड वाटर टाइट है, ठीक है। इसमें भी किसी प्रकार का, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, एकदम परफेक्ट इम्परवियस पाइप है, ठीक है। इसमें भी किसी प्रकार का वाटर, पानी का रिसाव, पानी इसमें सोखता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये वाटर टाइट एक पाइप है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटल इन नेचर एंड एक्सपेंसिव, वही बात यहीं पे वही आती है कि ये बहुत ही थोड़ा कॉस्टली रहता है, ठीक है। इसके बाद इजीली एक्टेड अपॉन एसिड, डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है, इसलिए यहाँ पे
और इसको ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा दिक्कतें आती है। ठीक है, तो ये है आपका कास्ट आयरन पाइप। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्लास्टिक पाइप। प्लास्टिक पाइप का भी कम से कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्लास्टिक पाइप का घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। घरों में जैसे कि जो आपका बिल्डिंग से जो अपना जो ब्रांच लाइन में अपन डालने वाले हैं, बिल्डिंग सीवर डालने लगाने वाले हैं, ठीक है, नाली से अटैच करने वाले पाइप लाइन को, तो वहाँ पे अपन प्लास्टिक का पाइप यूज़ कर सकते हैं एज अ सीवर मटेरियल। ठीक है, इसको अपन देखेंगे यूज्ड फॉर इंटरनल ड्रेनेज वर्क्स इन हाउस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, घरों में इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका साइज है 75 to 315 mm एक्सटर्नल डायमीटर का अपन इसको ले सकते हैं। ठीक है, मतलब पतली पाइप से मोटी पाइप तक आपको ये आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद स्मूथ इंटरनल सरफेस। स्मूथ होने के कारण पानी का बहाव बहुत अच्छा तरीके से होता है। क्लॉगिंग की समस्या नहीं होती है। क्लॉगिंग एंड चोकिंग की समस्या, मतलब यहाँ पे कचड़े फंसने की समस्या कम से कम होती है। इसके बाद ऑफर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, लाइट इन वेट, इकोनॉमिक इन लेइंग एंड जॉइनिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये इसका बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है। यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज है, इसमें कोरोजन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है प्लास्टिक में, प्लस एकदम हल्का होता है, इसको बिछाना भी बहुत आसान होता है, इसको ज्वाइन करना भी बहुत आसान होता है, और मेंटेनेंस भी इसका बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है इसका एडवांटेज है। टफ एंड रिजिड होता है ये। ठीक है, और इजी इन फैब्रिकेशन, मतलब इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग मेन लाइन, ट्रंक लाइन में यूज़ नहीं करेंगे। मेनली इसका जो इस्तेमाल है वो अपन कहाँ करेंगे, हाउस में ही करेंगे। ठीक है, हाउस से आपका जो सीवेज वाटर है उसको बाहर निकालने के लिए अपन प्लास्टिक पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पाइप है प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड यूज किया जा रहा है, एक प्लेन कंक्रीट है और एक रेनफोर्स कंक्रीट है। ठीक है, प्लेन कंक्रीट में आपका रॉड नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रकार का किसी प्रकार का रेनफोर्समेंट नहीं होगा, और एक होगा रेनफोर्स कंक्रीट। ठीक है, जिसमें आपका रेनफोर्समेंट होगा, रॉड होगा। ठीक है, छड़े होंगे। तो प्लेन कंक्रीट में किसी प्रकार का कोरोजन की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, कंक्रीट में पानी सोख सकता है ना, एकदम ही वाटर टाइट नहीं होता। पानी अगर ज़्यादा देर तक जमा होगा तो बिल्कुल वो पानी सोखेगा, और रेनफोर्स कंक्रीट में अगर पानी सोखता है तो अंदर ही अंदर इस पाइपलाइन में कोरोजन हो सकता है, जिससे कि आपका जो पाइप है, सीवर पाइप है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये सब इसका डिसएडवांटेज है। और कुछ एडवांटेजेस भी है कि इसको बिछाना थोड़ा मतलब आसान होता है ना। डिसएडवांटेज का ये भी है कि इसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आती हैं। थोड़ा भी अगर ब्रेकर आया, गड्ढा वड्ढा आया तो कंक्रीट टूट सकता है ना, तो ये सब इसका दिक्कतें आ सकती है। तो इसका अपन डिटेल स्टडी कर चुके हैं पहले ही, टाइप्स ऑफ पाइप में है ना, वहाँ पे भी जो थ्योरेटिकल पार्ट था सेम टू सेम यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, और यहाँ का थ्योरी भी वहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूज फॉर 80 mm 450 mm डायमीटर, और इसका जो थिकनेस होता है 25 से 35 mm। इसकी जो मोटाई होती है, ये आपको मोटाई दिख रही होगी पाइप की, अच्छी खासी मोटाई होती है। और इसमें जो जॉइंट होता है वो कैसा जॉइंट होता है, स्पिगॉट एंड सॉकेट। ठीक है, स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि मैंने पढ़ा था जॉइंट में। ठीक है, कैसे कैसे अपन पाइपलाइन को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीका है पाइप को जोड़ने का। तो स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट सबसे आसान होता है, उसको अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इक्वली स्ट्रॉन्ग अंडर इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, इजिली मैन्युफैक्चर इवन एट साइट। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसको अपन बना सकते हैं। ठीक है, और इसका जो खर्चा भी है, खर्चा भी थोड़ा कम रहता है। लार्ज साइज, इसको अपन भी बड़े बड़े साइज बना सकते हैं। जैसे कि स्टील पाइप था, स्टील पाइप का इस्तेमाल अपन क्यों कर रहे थे, उससे अपन वो आपका लार्ज साइज का मिलता है। वैसे ही आपका प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट भी लार्ज साइज का बना सकते हैं, और ये भी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर झेल सकता है, इसका भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था पॉइंट की, जो रेनफोर्स कंक्रीट पाइप है, इसमें अगर पानी का रिसाव अगर हो गया, पानी सोखने लगा, तो अंदर का जो रेनफोर्समेंट है उसमें आपका जंग लग सकता है, और उस जंग लगने से पाइप डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्राउन कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है इजिली कोरोडेड बाय एक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सीवेज, सच कोरोजन इज नोन एज अ क्राउन। उसके बाद प्रीकास्ट कंक्रीट एंड कास्ट इंस्टीट्यू कंक्रीट पाइप, मतलब इसको अपन पहले से बना के रख सकते हैं, या हम लोग डायरेक्टली हमारे जो कंस्ट्रक्शन प्लेस होगा वहाँ पे भी अपन इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के बारे में। ठीक है, तो ये था आपका सीवर मटेरियल के बारे में एक्चुअल में। लेकिन सीवर मटेरियल के अंतर्गत हमने पाइप के बारे में जान लिया, जो हमने पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, एक बार और मैंने आपको बता दिया। तो सीवर मटेरियल में डिफरेंट मटेरियल है, एस्बेस्टस, सीमेंट, स्टील, कास्ट आयरन, प्लेन कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट, प्लास्टिक, है ना। तो ये सब डिफरेंट मटेरियल है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीवर लाइन में पाइपलाइन बिछाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे लेइंग ऑफ सीवर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेइंग ऑफ सीवर पाइप।
लेइंग ऑफ सीवर पाइप अपन देखेंगे कि हम लोग किस किस प्रकार से हमारे जो पाइप को कैसे हमको बिछाना है, ठीक है, कैसे अपन बिछा सकते हैं, कैसे सर्वे करेंगे, कैसे अपन सेंटर लाइन मार्क करेंगे, कितना एक्सकेवेशन करना है, कैसे बैक फिलिंग करेंगे, उसी चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो लेइंग ऑफ सीवर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हम इसको बिछाए कैसे, ठीक है, बिछाए मतलब शुरुआत कैसे करें। तो इस पाइप को जो हमारा सीवर लाइन जब बिछती है उसको जब इंस्टॉल करते हैं, बिछाते हैं जो आपके किसी भी प्लेस पे जहाँ पर सिटी विटी में, ठीक है, तो हम लोग जहाँ आपका खत्म होने वाला आउटफॉल है, आउटफॉल से स्टार्ट करके अपन स्टार्टिंग पे आते हैं। जैसे कि किसी सीवर पाइप को अगर आप किसी एग्जिट दे रहे हैं, आउटलेट दे रहे हैं किसी नाले पे, है ना, किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हम लोग आपका सीवर लाइन को बिछाना स्टार्ट करेंगे और उसको बिछाते बिछाते हम लोग हमारे सिटी तक आएंगे, ठीक है। उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग, हमारे सिटी से उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक हम लोग पाइप नहीं बिछा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से स्टार्ट करके हम हमारे बिल्डिंग तक आने तक हम लोग क्या कर रहे हैं उसको लास्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट टू एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसा करने का एक फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पे काम को ब्रेक करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस भी कंपनी को हमने बोला है तो वो इसको बिछा के ही रहेगी एट द टाइम पे, ठीक है, क्योंकि अपन जब किसी काम को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बिल्डिंग से स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे आगे रुक जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जब तक ट्रीटमेंट प्लांट तक पाइप नहीं पहुंचेगा तब तक वो सीवेज लाइन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए अपन क्या करें इसको उल्टा स्टार्ट करें। अगर वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से स्टार्ट किया है तो उसको स्टार्टिंग तक आना ही पड़ेगा, है ना, तो इससे वो फंस जाता है और जो हमारा एक बार ये जो काम शुरू हुआ है वो खत्म होके ही आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से काम खत्म हो ही जाता है, बीच में काम नहीं रुकता है इसका, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं इसको क्या करते हैं आउटलेट से अपन स्टार्टिंग तक आएंगे, ठीक है, आउटलेट से इनलेट तक एक प्रकार से, ठीक है, मतलब यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से अपन शुरुआत करेंगे और बिल्डिंग तक हमारा लास्ट एंड पॉइंट रहेगा। तो ऑल द सीवर पाइप आर जनरली लेड स्टार्टिंग फ्रॉम आउटफॉल एंड टूवर्ड्स द स्टार्टिंग, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी लाइन लिखा हुआ है। हम लोग इसको आउटफॉल से स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग तक यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है बुक में, इसका पूरा एकदम अच्छा खासा थ्योरेटिकल पार्ट आपका बुक में लिखा हुआ है, सेम टू सेम जैसे मैं आपको बोला हूँ सेम टू सेम वैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसको आप एक बार पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद देखेंगे इसमें कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक है। द लेइंग ऑफ न्यू सीवर पाइप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 9 स्टेप। यहाँ पे अपन 9 स्टेप में हमारे पाइपलाइन को बिछा सकते हैं। उस 9 स्टेप में पहला स्टेप रहेगा आपका मार्किंग ऑफ द अलाइनमेंट, ठीक है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है यहाँ पे कि हमको सबसे पहले जब अगर आप किसी पाइपलाइन बिछाते हो, सीवर लाइन बिछा रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कहाँ पे आप एक्सकेवेशन करोगे, ठीक है, उसके आपको क्या करना पड़ेगा, मार्किंग करना पड़ेगा, मार्किंग ऑफ द अलाइनमेंट फॉर एक्सकेवेशन। सबसे पहला काम करेगा अपन मार्क करेंगे कि हमारा पाइपलाइन किस किस रास्ते से जाएगा, कौन से रोड के ऊपर से जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सकेवेट करेंगे। तो पहला काम रहेगा आपका मार्किंग ऑफ द अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर लाइन आपको मार्क करना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे मार्किंग ऑफ द अलाइनमेंट। इसमें लिखा हुआ है द सेंटर लाइन of the sewer is marked along the road with a theodolite and invert tape. It may be either by reference line or with the help of side rail. The position of manhole is also marked. अब ये manhole क्या चीज़ है, इस manhole के बारे में आगे पढ़ेंगे। एक पाइप आपका सीवर अप्रेंटिसेस है, उसमें अपन पढ़ेंगे कि मैनहोल क्या होता है। बहुत सारे ऐसे टर्म है जो सीवर पे यूज होंगे, तो उसमें से एक टर्म है मैनहोल, ठीक है। एक नॉर्मली आपको बता देता हूँ, मैनहोल मतलब जहाँ पे आपका आदमी के घुसने के लिए रास्ता होगा, ठीक है। सीवर पाइप में आप देखा होंगे रोड वोड में जब एक सर्कुलर टाइप का ऐसा जैसे पाइपलाइन बिछा है तो यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप में ऐसा ऐसा आपका छोड़ दिए रहते हैं ओपनिंग, ठीक है, वही क्या चीज़ है आपका मैनहोल है। इसका भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन को यहाँ पे मार्क कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे हमको मैनहोल देना है, ताकि जब भी कभी भी यहाँ पे पाइप में क्लीनिंग करने का टाइम है तो अपन वहाँ पे आदमी को घुसा के पाइपलाइन को क्लीन कर सकें, ठीक है। तो वो चीज़ होता है मैनहोल। इसके बारे में अभी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैनहोल। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, सेंटर लाइन खींचेंगे। सेंटर लाइन के बाद अपन क्या करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, एक्सकेवेशन, क्योंकि आप यहाँ पे सेंटर लाइन बिछा चुके हो, सेंटर लाइन आप मार्क कर चुके हो, और जहाँ जहाँ पे मार्क हुआ है वहाँ पे अपन जेसीबी या मैन पावर के जरिए वहाँ पे एक्सकेवेट करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर मार्किंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर, द एक्सकेवेशन trenches is started. The excavation may be carried out by either by manual labor or by machine like power shovel, track और excavator etc. ठीक है, वही चीज बताया, या तो अपन इसको मैन पावर के जरिए यूज कर सकते हैं या किसी भी एक्सकेवेशन मशीन के द्वारा अपन इसको एक्सकेवेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे कि पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर के हिसाब से आपको एक्सकेवेशन नहीं करना है। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उसके जो आउटर डायमीटर है, एक पाइप का जो अभी अपन यूज़ करने वाले हैं उसका 2 डायमीटर होगा, एक होगा उसका इंटरनल डायमीटर और एक होगा उसका आउटर डायमीटर। ठीक है, जैसे कि ये पाइप है और पाइप ऐसा मोटा है तो इसका 2 डायमीटर होगा, एक होगा इंटरनल, ठीक है, एक होगा इंटरनल डायमीटर और एक होगा इसका आउटर डायमीटर। ठीक है, तो इंटरनल और आउटर डायमीटर में अपन क्या क्या देखेंगे, आउटर डायमीटर यहाँ पे अपन चूज करेंगे और आउटर डायमीटर से भी हम लोग 15 सेंटीमीटर ज़्यादा हम यहाँ पे एस्केवेट करने वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन जब जॉइंट देंगे तो ज़्यादा एस्केवेशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन क्या करेंगे, जब जॉइंट वॉइंट देने वाले हैं, जब अपन जॉइंट देंगे, क्योंकि आपका जो पाइपलाइन है वो तो 3-4 मीटर का ही है ना, तो 3-4 मीटर का अपन मल्टीपल पाइप बिछाएंगे तो वहाँ बीच बीच में जॉइंट आएगा और जॉइंट देने के लिए हमको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग जो एक्सकेवेशन करेंगे थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि वहाँ पे जॉइंट देने पे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ आपका, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, the width of the trench at the bottom generally kept 15 centimeter more than the dia of sewer of the pipe. At the point of sewer joint, the width of the trenches is made 60 centimeter of a length and 60 centimeter of the width. ठीक है, the इनवर्ट लेवल इज फिक्स जॉइनिंग बॉन्डिंग रोड। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वैसे बताया कि जब अपन एक्सकेवेशन करेंगे पाइपलाइन का तो वहाँ पे अपन ज़्यादा एक्सकेवेट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा एक्सकेवेट करेंगे ताकि वहाँ पे अपन जॉइंट को सही तरीके से दे सकें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अभी अपन क्या किए, सबसे पहले अपन क्या किया, सेंटर लाइन खींच लिए। सबसे पहले अपन क्या किया, सेंटर लाइन खींच लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सकेवेशन कर लिया। और जब अपन एक्सकेवेट करेंगे तो दिक्कत ये आएगी, क्या आएगी, जब अगर आप ज़्यादा बड़ा गड्ढा करोगे तो मिट्टी धंसने का चांस होता है उसमें। ठीक है, तो मिट्टी वहाँ पे धंसे मत, लैंडफॉल वहाँ पे ना हो, इसलिए अपन क्या करेंगे, वहाँ पे टिम्बरिंग ऑफ द ट्रेंच करेंगे। मतलब वहाँ पे अपन क्या करेंगे, लकड़ी का वहाँ पे एक पल्ला घुसाते जाएंगे। ठीक है, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का मिट्टी धंसे मत। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझना इस बात को, जैसे कि छोटे गड्ढे में प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर अपन बड़ा गड्ढा कर रहे हैं, बड़ा एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कतें आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे समझना, एक ऐसा अपन होल किए हैं, ठीक है, इतना बड़ा आप यहाँ पे एक्सकेवेशन किए हो, तो जितना ज़्यादा डीप जाते जाएंगे उतना सॉइल का एक बिहेवियर है कि वो अपने आप को इधर अंदर की तरफ ढकेलेगा। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे आपका जो मिट्टी है धंसने के चांसेस रहेगा। इस मिट्टी के जो यहाँ पे जो इसका, ठीक है, सॉइल को अपन कैसे बचाएंगे, मिट्टी को धंसने से अपन यहाँ पे इसको अपन ऐसे बचा सकते हैं। यहाँ पे अपन जो आपका यहाँ पे टिम्बर का, लकड़ी का यहाँ पे अपन पल्ला बिछाएंगे। ठीक है, कैसे बिछाएंगे पल्ला, यहाँ पे समझना, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसा होल किया है, होल करने के बाद अपन करेंगे क्या, ऐसा लंबा लंबा यहाँ पे आपका लकड़ी बिछाया जाता है, लगातार यहाँ पे क्या करेंगे, अपन लकड़ी को बिछाएंगे और अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पे सॉइल का जो यहाँ पे धंसने की समस्या है वो बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, और जैसे ही हमारा एक्सकेवेशन हो गया, हमने टिम्बर का यहाँ पे ट्रेंच डाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे, जब आपका पाइपलाइन बिछ जाएगा तो अपन लकड़ी निकाल के वापस इसको बैक फिलिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इसका इस्तेमाल अपन कब करेंगे, जब आपका बड़ा बड़ा यहाँ पे अपन गड्ढा करेंगे तब आपका यहाँ पे हम लोग टिम्बर का यूज करेंगे, लकड़ी का यूज करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन इन ऑर्डिनरी सॉइल द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज मोर देन 2 मीटर, टिम्बर ब्रेसिंग और शीट piling is provided on the both side of the trench so that it may not collapse। ठीक है, so that it may be not collapse। इसी की बात कर रहा था, सॉइल कोलैप्स होने की समस्या रहती है अगर आपका गड्ढा एक्सकेवेशन ज़्यादा गहरा है तो। ठीक है, तो द एक्सटेंट ऑफ टिम्बर रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल एंड द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन। दो चीज पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सॉइल। कई बार क्या होता है, ज्यादा गड्ढा करने के बाद भी सॉइल धंसता नहीं है, क्योंकि वो जो सॉइल होता है वो अच्छा सॉइल होता है, मतलब वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ रहता है। लेकिन एकदम जो गीला सॉइल है, रेतीला सॉइल है, सैंडी सॉइल है, तो ये सब जल्दी धंस जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टिम्बर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट स्टेप है डी वाटरिंग ऑफ ट्रेंच। ठीक है, डी वाटरिंग ऑफ ट्रेंच, अगर गड्ढे में पानी भर जाता है, जनरली बात है, ठीक है, जब हम गड्ढा खोदते हैं और बरसात का मौसम होता है तो वहाँ पे पानी भी भर जाता है, तो अपन क्या करेंगे, पानी को निकालेंगे। वही एक प्रोसेस है, एक एक्स्ट्रा प्रोसेस दे दी है। वैसे बरसात के मौसम में हम लोग एक्सकेवेशन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हो रहा है तो वहाँ पे अगर पानी भर जाता है तो अपन पानी को हटाएंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट पे, इफ द वाटर इज मेट ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन इट इज रिमूव्ड बाय द पंपिंग और एनी अदर सुटेबल मेथड। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड।
प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड मतलब जब हम एक्सकेवेशन, जब हमने क्या किया, सेंटर लाइन खींच लिया, एक्सकेवेशन कर लिया, एक्सकेवेशन ज़्यादा एक्सकेवेशन किया, ज़्यादा डेप्थ एक्सकेवेशन किया, तो वहाँ पर अपन टिम्बर का ब्रेसिंग डाल लिए, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें पानी भरा है तो पानी को भी निकाल लिए। अब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड मतलब जहाँ पे आपका पाइप बिछेगा, सीवर पाइप बिछेगा, उसके नीचे के लेयर को हम लोग को थोड़ा क्या करना है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। जड़ होगा, आपका पेड़ों का जड़ होगा तो जड़ को हटाएंगे, थोड़ा स्टोन होगा तो स्टोन को हटाएंगे, और नीचे आपका एक लेयर डालेंगे कंक्रीट का या सीमेंट का, ताकि आपका जो पाइपलाइन है सही तरीके से वहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से बैठे रहे, ठीक है। तो उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो वही है प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। तो देखेंगे, या मिट्टी अगर पाइपलाइन की नीचे की मिट्टी अगर अच्छी नहीं है तो पूरा एक्सकेवेट करके वहाँ पे अच्छा मिट्टी अपन भरेंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दिक्कत जो अपन यहाँ पे सबग्रेड प्रिपरेशन करेंगे हमारे सबग्रेड का। तो फॉर सॉफ्ट सॉइल द बेड ऑफ द सीवर इज प्रिपेयर्ड बाय प्लेन कंक्रीट 1:3:6 का। द थिकनेस ऑफ द कंक्रीट वेरीज फ्रॉम 15 to 20 सेंटीमीटर। द बेडिंग लेयर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रॉकी और हार्ड सॉइल, ठीक है। तो अगर आपका मिट्टी खराब है तभी हम लोग वहाँ पे कंक्रीट का लेयर बिछाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे आपका हार्ड सॉइल है तो वहाँ पे हमको बिछाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से हमको वहाँ पे सॉइल या कंक्रीट बिछाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। इसके बाद है लेइंग एंड जॉइनिंग ऑफ पाइप। कैसे कैसे अपन ज्वाइन करते हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जैसे कि हमने पाइप ज्वाइंट पढ़ा था, सेम टू सेम वैसे यहाँ पे ज्वाइंट अपन लगा सकते हैं, ठीक है। और ज्वाइंट के लिए ज्वाइंट देने के लिए हम लोग बड़ा बड़ा एक्सकेवेशन किए ताकि ज्वाइंट देने में कोई भी यहाँ पे दिक्कतें ना आए। उसके बाद लास्ट है इसमें टेस्टिंग ऑफ लीकेज। जब आपका पाइपलाइन पूरी तरीके से बिक जाएगा उसके बाद क्या करेंगे अपन, टेस्ट करेंगे पूरा फुल फ्लो में पानी को अपन यहाँ पे फ्लो कराएंगे और देखेंगे कहीं पे भी यहाँ पे किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर लीकेज हो रहा है तो उस लीकेज को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे अपन ये सब स्टेप है लेइंग ऑफ सीवर के, ठीक है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, लेइंग ऑफ सीवर, उसका ये सब क्या है, स्टेप्स है। इसके बाद टेस्टिंग ऑफ लीकेज, और लास्ट है इसका टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेटनेस एंड ऑफ अलाइनमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपन देखेंगे कि उसका जो अपन जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में जो सेंटर लाइन खींचा था सेम टू सेम वैसा ही हमारा अलाइनमेंट सेट हुआ है कि नहीं, पाइपलाइन बिछा हुआ कि नहीं, बस इसी को अपने को चेक करना है, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स हैं आपके। और लास्ट स्टेप रहेगा इसका बैक फिलिंग। सबसे लास्ट स्टेज क्या है, बैक फिलिंग। जब हमने आपका क्या किया, यहाँ पे आपने गड्ढा खोद लिया, गड्ढा खोदने के बाद यहाँ पे आपका क्या बिछा दिया अपन, पाइपलाइन बिछा रही है, और यहाँ पे जब अपन पाइपलाइन बिछ जाएगा, जॉइंट दे दिए, उसके बाद क्या करोगे, वापस यहाँ पे आप मिट्टी को फिल कर दोगे और वापस ऊपर में आपका रोड बना दोगे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट रहेगा आपका बैक फिलिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग हमारा पाइपलाइन को बिछाएंगे। सबसे पहले हमने काम क्या किया, सेंटर लाइन खींचा, सेंटर लाइन के बाद एक्सकेवेशन किया, एक्सकेवेशन के बाद हमने टिम्बर का ब्रेसिंग लगाया ताकि वहाँ पे सॉइल धसे मत। उसके बाद अगर उसमें पानी भर गया तो डी वाटरिंग करेंगे पंपिंग के सहारे, ठीक है। इसके बाद अगर आपका जो सब ग्रेड है, पाइप के नीचे का जो लेयर है, ये इस लेयर की बात कर रहा हूँ, अगर ये लेयर थोड़ा ख़राब है, टाइट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कंक्रीट का लेयर बिछाएंगे। और अगर ये अच्छा लेयर है सॉइल का, एक हार्ड सॉइल है, हार्ड रॉक वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे किसी प्रकार का लेयर बिछाने की, सब ग्रेड बिछाने की इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जॉइंट देंगे, जॉइंट के बाद आपका टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद लास्ट में आपका बैक फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक लेइंग ऑफ सीवर के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो हमने लेइंग ऑफ सीवर पढ़ लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ सीवर, ठीक है। अभी अपन यहाँ दो चीज पढ़ेंगे, क्या, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ सीवर, ठीक है। तो मेंटेनेंस क्या चीज होता है, मेंटेनेंस में आपको करना क्या है। तो आप जनरली मेंटेनेंस में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे समझ सकते हैं। मेंटेनेंस में हमको क्लीनिंग ही तो करना है ना। मेंटेनेंस में क्या करेंगे, अगर जैसे कि मेंटेनेंस में अपन क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, कहीं पे आपका ब्लॉकेज तो नहीं है ना, सही तरीके से वाटर का फ्लो हो रहा है कि नहीं, किसी प्रकार का जॉइंट में लीकेज की समस्या तो नहीं है। यही सब चीज क्या किसके अंतर्गत आएगा, आपका मेंटेनेंस के अंतर्गत आएगा। लेकिन मेंटेनेंस के अंतर्गत जो मेन पॉइंट आता है वो आता है क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग के अलावा आप वहाँ पे इंस्पेक्शन करोगे, आप लीकेज को होगा तो वहाँ पे अपन लीकेज को फिक्स करेंगे, जॉइंट में कोई दिक्कत हो जॉइंट को अपन फिक्स करेंगे। तो ये सब अपन इसमें करेंगे, आपका इसमें करेंगे मेंटेनेंस ऑफ सीवर में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है आपका। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इस चीज को, क्या क्या लिखेंगे अपन इसमें। मेंटेनेंस ऑफ सीवर में देखेंगे अपन, सीवर मेंटेनेंस इज जनरली इन्वॉल्व देयर क्लीनिंग टू कीप देम फ्री फ्रॉम क्लॉगिंग एंड कैरी आउट द रिपेयर ऑफ द डैमेज, ठीक है। मेन काम किया है यहाँ पे हमको हमारे सीवर को क्लीन करना है। क्लीन क्यों करना है, ताकि उसमें वाटर का जो फ्लो है, आपका जो कचड़े का फ्लो है, सीवेज वाटर का फ्लो है, सही तरीके से होते रहे। अगर नहीं होगा तभी तो दिक्कतें आएंगी, है ना। तो ये सब चीज हमारा पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मेंटेनेंस में जो मेंटेनेंस काम होगा यहाँ पे, तो मेंटेनेंस हम लोग करेंगे यहाँ पे
इंस्पेक्शन करेंगे, सुपरविजन करेंगे, मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो। पहले जब हम बनाए थे, जब हम इसको इंस्टॉल किए थे, तो रेट ऑफ फ्लो क्या था और अभी रेट ऑफ फ्लो क्या है और रेट ऑफ फ्लो कम क्यों हुआ, तब हम वहाँ पे जाके चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, कहीं पे चोक तो नहीं हुआ है, कहीं पे आपका कचरा जम तो नहीं गया है, और जम गया होगा तो अपन उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। तो ये सारे के सारे काम, क्लीनिंग, फ्लशिंग, रिपेयरिंग ऑफ लीकेज जॉइंट, सब काम हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, मेंटेनेंस ऑफ सीवर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको बस लिखना है और ज़्यादा उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस सीवर में मेन काम है क्लीनिंग, सुपरविजन, मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ फ्लो, क्लीनिंग एंड फ्लशिंग। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ सीवर। इसके बाद ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ सीवर में सबसे इंपॉर्टेंट की चीज क्या था, क्लीनिंग ऑफ सीवर। ठीक है, सबसे ज्यादा कंप्लेंट इसी चीज का आता है। हमेशा आपके घरों के आसपास भी नाली होगा, हम लोग हमेशा कंप्लेंट किस बात का करते हैं, नाली में जाम हो गया है, पानी जा नहीं रहा है, आइए साफ कीजिए, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तब जाके जो नगर निगम वाले हैं नाली साफ करने वाले भेजते हैं, फिर उन लोग नाली से कचरा निकालते हैं। तो मेन काम क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लीनिंग ही हो रहा है ना। मेंटेनेंस ऑफ सीवर में मेन काम क्या है, क्लीनिंग कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे चोक हो गया था, कचरा चोक हो गया था, पानी जा नहीं पा रहा था, उसी को हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, तो यही आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंप्लेंट है। ठीक है, तो वही चीज बस यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोस्ट जनरल कंप्लेंट रिसीव्ड टू रिस्पेक्ट देयर इनएफिशिएंट functioning of the clogging. The sewer get blocked or clogged due to the silting or deposit of debris, grit, other floating matter present in the sewage. ठीक है, तो यही चीज है आपका मेन। तो ये था आपका मेंटेनेंस ऑफ सीवर के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका मेंटेनेंस ऑफ सीवर। और मेंटेनेंस हमको करना ही क्यों पड़ रहा है, आदमी कोई कारण नहीं, पब्लिक ही ऐसा करती है कि हमको मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। पब्लिक क्या करती है, नॉर्मली उसमें कचरा डालते रहते हैं, हम ही लोग क्या करते हैं, उसमें कचरा डालते रहते हैं। ठीक है, कचरा डालते हैं ना उसमें अपन, आप किसी भी टाइप का वहाँ पे आप गार्बेज फेंक देते हो, कुछ भी प्रकार झिल्ली फेंक देते हो, पॉलिथीन फेंक देते हो, कुछ बोतल कोई फेंक दिया है ना, ऐसा हम लोग खुद ही कचरा करते हैं, जो कि बाद में ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है, जिसके कारण हमको मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। ठीक है, तो वही अपन अगर कुछ कोई फेंक देता है, तो अगर आपका ब्लॉकेज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। तो अपन देखेंगे यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ सीवेज, किस किस प्रकार से हम लोग हमारे सीवर लाइन को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे क्लीन करते हैं आप सभी को पता ही होगा। नॉर्मली आप सब एक चीज देखे हुए हैं, नाली कैसे साफ करते हैं, रापा लाते हैं, रापा से क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, और जो भी उसका जो मटेरियल था, जो भी वहाँ पे डिपॉजिट मटेरियल होगा, गार्बेज होगा, कचरा होगा, बोतल होगा, सबको अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उसके सूखने के बाद उसको किसी ट्रैक्टर में भर के बाहर डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये चीज देखें, वो भी यहाँ पे अपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या करेंगे मैं, क्लीनिंग ऑफ सीवर में कितने भी यहाँ पे जो चोकिंग समस्या जो आ रही है, जो ब्लॉकेज समस्या आ रही है, उसी को अपन क्लीन करेंगे। तो अगर आपको सीवर को क्लीन करना है तो यहाँ पे अपन 3-4 तरीके से कर सकते हैं। पहला अपन क्लीन कैसे करेंगे, डायरेक्टली अगर जो सीवर लाइन है, ठीक है, जो सीवर पाइपलाइन होगी उसमें डायरेक्टली हम लोग किसी लेबर को डायरेक्टली उतार नहीं देंगे, है ना। अगर कोई से बड़ी बड़ी पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, नॉर्मली नाली की सफाई तो क्या करते हैं अपन उसमें, या तो अपन पानी झेले रहते हैं, बहुत सी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर अपन डालते हैं एक साथ, ताकि जो वहाँ पे जाम वाटर था, जाम वहाँ पे जो ब्लॉकेज था वो निकल जाए। ठीक है, सबके सब यही करते हो, तो वही चीज़ अपन यहाँ पे करेंगे। पहला काम अपन क्या करेंगे, हाई प्रेशर से वाटर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, ताकि जितने भी ब्लॉकेज की समस्या है वो ज़्यादा ही वाटर के कारण, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर के कारण वो ब्लॉकेज खुल जाए। तो पहला अपन काम ये कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर वहाँ पे अपन डाल सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ स्मॉल सीवर, अपन क्या करेंगे यहाँ पे फ्लशिंग ऑपरेशन करेंगे। इसी को अपन क्या करते हैं, फ्लशिंग ऑपरेशन। एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो इसको अपन क्या करेंगे, उससे क्या होगा, आपका जितने भी वहाँ पे ब्लॉकेज की समस्या थी, जो भी मटेरियल वहाँ पे ब्लॉक हो गया था, चोक हो गया था, वो निकल सकता है। ठीक है, छोटे छोटे सीवर लाइन के लिए, नाली वाली के लिए अपन ऐसा करते ही हैं। ठीक है, तो ये करते हैं। इसके बाद अगर आपका मीडियम साइज सीवर होगा, मीडियम साइज सीवर में हम लोग स्क्रैपिंग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्क्रैपिंग मटेरियल, रापा से अपन क्या करेंगे, या आपका इस टाइप का दत्ता वाला ऐसा एक स्क्रैपिंग आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उससे अपन क्या करेंगे, जितने भी वहाँ पे नाली में कचरा वचरा फंसा है उसको हटाएंगे, ताकि वहाँ पे वाटर का फ्लो सही तरीके से हो सके। तो स्मॉल सीवर के लिए आप फ्लशिंग करोगे, और मीडियम सीवर के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, स्क्रैपिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, स्क्रैपिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्क्रैपिंग टूल्स में बहुत सारे टूल्स आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
जैसे कि ये चॉपर हो गया है ना, चॉपर हो गया, जैसा रापा वापा होता है वो टूल्स है। ये आपका स्क्रैपर, इस टाइप का दांतें लगे होती हैं, उससे अपन कचड़े को खींच सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं, है ना। तो ये सब टूल्स हो सकते हैं जिसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रैपिंग करने के लिए। मीडियम सीवर को, नाली वाली छोटा मोटा पाइपलाइन है वहाँ पर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका, अगर आप बड़ा बड़ा सीवर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मॉल सीवर और मीडियम साइज सीवर के लिए। और अगर इसमें बड़े बड़े सीवर लाइन जो होते हैं, अच्छे लार्ज साइज के जो सीवर लाइन है, जो ट्रंक लाइन है, मेन लाइन है, उसको क्लीन करने के लिए वहाँ पे अपन स्क्रैपिंग का भी यूज़ नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पे फ्लशिंग का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लशिंग के लिए आपको बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, उतना क्वांटिटी हम लोग वहाँ पे पानी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो वैसे टाइम पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे जो मैन होल होता है उस मैन होल के जरिए अपन क्या करेंगे, वहाँ पे आदमी को घुसाएंगे और आदमी वहाँ पे जाके उसको जो भी वहाँ पे ब्लॉकेज की समस्या होगी उसको वो क्लीन करेगा, ठीक है। आपको अगर आप मैन होल के बारे में नहीं पता, इस टाइप का रोड में बहुत सारा आप देखे होंगे ऐसा गड्ढा रहता है और उसको अपन इस तरीके से अपन पैक कर दिया रहता है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैन होल बोलते हैं। इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस मैन होल में किसी भी अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा कोई भी वर्कर जाएगा और वर्कर जाकर उस चीज को वहाँ पे साफ करेगा, ठीक है। तो ये सब कहाँ कब समस्या आएगी, ये सब अगर वो चोक हो जाता है तो क्या आपका सीवर लाइन, जो बड़ी बड़ी सीवर लाइन है वो चोक हो जाएगी, तो आपको इस तरीके से हमारे सीवर लाइन को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लीन नहीं करेंगे तो और दिक्कतें होंगी, वहाँ पे लीकेज की समस्या आएगी, फिर आपको और अलग एक्स्ट्रा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इसलिए हमको सही तरीके से आपके सीवर लाइन को क्लीन करना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका सीवर क्लीनिंग और सीवर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े बड़े मैन होल में, लार्ज साइज का मैन होल है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, आदमी को डालेंगे, जो वर्कर जाएगा, वर्कर जाकर उस चीज़ को साफ करेगा, ठीक है। तो सारे के थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, पढ़ के देखना, समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। मतलब ज़्यादा इसमें हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारा वर्ड है इसमें, मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। बाकी इसमें कुछ कुछ आपको यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अपन ये सब चीज़ अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने करते हैं, मे बी आपको समझ आ गया होगा कि मटेरियल ऑफ सीवर अपन कैसे चूज करेंगे, लेइंग ऑफ सीवर, हम लोग सीवर लाइन को कैसे बिछाएंगे, पाइपलाइन अपन कैसे बिछाएंगे, कौन कौन सा पाइप अपन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मेंटेनेंस ऑफ सीवर, मेंटेनेंस का मेन जो मेंटेनेंस अपन जो करेंगे, मेनली मेंटेनेंस कौन सा करेंगे, क्लीनिंग ऑफ सीवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्लीनिंग ऑफ सीवर में हमने क्या पढ़ा कि स्मॉल साइज सीवर को अपन कैसे क्लीन कर सकते हैं, मीडियम साइज सीवर अपन कैसे क्लीन करेंगे और लार्ज साइज सीवर अपन कैसे क्लीन करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कतें आएंगी तो बिल्कुल आप इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।